मुझे ये फिल्म जब भी याद आती है तो सबसे पहले ईशान अवस्थी की वो छोटी सी फ्लिप बुक याद आती है, हाँ। जिसमें एक बच्चा परिवार से दूर जाता है और फिर वापस आ जाता है कुछ पन्ने लेकिन। मतलब कितनी गहरी बात। बिल्कुल। आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर तारे जमीन पर सिर्फ एक हिट फिल्म क्यों नहीं है, बल्कि एक ऐसा आईना है जिसे हम सब कभी ना कभी देखते हैं। हाँ। आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि 8 साल के ईशान अवस्थी की दुनिया में मतलब क्या चल रहा था। हम उस सिस्टम पर भी बात करेंगे जो उसे फेल करार दे रहा था, और जानेंगे कि ये फिल्म आज भी पेरेंट्स और टीचर्स के लिए इतनी जरूरी क्यों है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये फिल्म एक बहुत ही आसान से दिखने वाले लेकिन मुश्किल सवाल को हमारे सामने रखती है। अच्छा। सवाल ये नहीं है कि क्या हर बच्चा स्पेशल होता है, फिल्म तो ये मानकर ही चलती है। हाँ, वो तो बेसलाइन है। बिल्कुल। असली सवाल ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारा समाज वो इस सीधी सी सच्चाई को मानने के लिए तैयार क्यों नहीं है। ये फिल्म सिर्फ डिसलेक्सिया के बारे में नहीं है, ये उस मानसिकता पर एक कमेंट्री है जो हर बच्चे को एक ही तराजू में तौलना चाहती है। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए ईशान की उस दुनिया से शुरू करते हैं। एक तरफ उसकी अपनी दुनिया है, हाँ। रंगों, मछलियों और कल्पनाओं से भरी। वो पानी में रंग घोलता है तो उसे एक नई दुनिया दिखती है। वो दीवारों पर उंगलियां फिराता है तो उसे कहानियां मिलती हैं। उसकी ड्राइंग बुक मतलब उसके दिमाग का आईना है, कमाल की, अनोखी और एकदम ओरिजिनल। और यही बात इस कहानी को शुरू से ही बहुत दिलचस्प बना देती है। जो चीज असल में ईशान की सुपर पावर है, उसकी जबरदस्त कल्पनाशीलता, उसका आर्टिस्टिक दिमाग, वही क्लासरूम में उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। हाँ। क्यों? क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम एक फैक्ट्री के मॉडल पर डिजाइन किया गया है। इसका काम है एक जैसे प्रोडक्ट तैयार करना जो दिए गए निर्देशों का पालन कर सकें। बिल्कुल। इसमें जो भी अलग है, जो क्रिएटिव है, उसे एक डिफेक्ट या गड़बड़ी की तरह देखा जाता है। और ये गड़बड़ी उसे हर पल महसूस कराई जाती है। जब टीचर उसे पढ़ने के लिए कहती है तो अक्षर उसके सामने नाचने लगते हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाते हैं। डी को बी समझता है, एस उल्टा दिखता है। सोचकर भी डर लगता है कि एक 8 साल के बच्चे के लिए कितना भयानक अनुभव होगा, जहां पूरी दुनिया उसे आलसी, नालायक समझ रही है, जबकि वो असल में अपने दिमाग से ही एक लड़ाई लड़ रहा है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, लड़ाई। निकुंभ के आने से पहले तक कोई समझ ही नहीं पाता कि यह आलस नहीं, एक रोज का संघर्ष है। सही बात है। फिल्म हमें उस संघर्ष को महसूस कराती है। वो सीन याद है जब उसे क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है और वो स्कूल में भटकता है। हाँ हाँ। वो सिर्फ फिजिकली बाहर नहीं है, वो उस पूरे सिस्टम से बाहर है जो उसे अपनाना ही नहीं चाहता। उसका अकेलापन इतना गहरा है कि वो हमें भी महसूस होता है। और ईशान का ये संघर्ष सिर्फ क्लासरूम तक ही सीमित नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। घर पर तो एक अलग ही मोर्चा खुला हुआ था, जहां नंबर ही कह सकते हैं कि इज्जत का पैमाना थे। हाँ। उसके पिता नंद किशोर अवस्थी, वो एक ऐसे इंसान है जो शायद खुद भी उसी प्रेशर से गुजरे हैं। उनके लिए सफलता का बस एक ही मतलब है, दौड़ में सबसे आगे रहो। यहाँ पर पिता के किरदार को समझना बहुत जरूरी है। क्या वो पूरी तरह से एक विलेन है? शायद नहीं। शायद नहीं। वो भी उसी सामाजिक दबाव का एक प्रोडक्ट है जिसमें बच्चे की खुशी से ज्यादा उसकी मार्कशीट और समाज में अपनी इज्जत की चिंता होती है। हाँ। वो ईशान से कहते हैं, पड़ोस वाले के लड़के को देखो, फर्स्ट आया है। ये तुलना, ये कंपटीशन, यही वो जहर है जो वो ईशान के दिमाग में भर रहे थे। वो प्यार करते हैं, लेकिन उनका प्यार वो शर्तों पर आधारित है। तुम अच्छा परफॉर्म करोगे तो मैं तुमसे प्यार करूंगा। और माँ, वो इस कहानी का सबसे दुखद किरदार लगती है मुझे। हाँ। वो ईशान के दर्द को महसूस करती हैं, उसे प्यार करती हैं, लेकिन वो भी सिस्टम के आगे मतलब बेबस है। बिल्कुल बेबस। वो उसके बालों में हाथ फेरती हैं, उसे समझाती हैं, लेकिन दिन के अंत में जब पति का फैसला आता है तो वो भी चुप रह जाती हैं। सही बात है। वो एक तरह से उस मूक समाज का प्रतीक है जो प्रॉब्लम तो देखता है पर उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाता। और इसी बेबसी और गुस्से का नतीजा होता है वो फैसला जो ईशान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। बोर्डिंग स्कूल। हाँ, बोर्डिंग स्कूल। ये फैसला प्यार से नहीं बल्कि हताशा और सामाजिक शर्म से निकला था। उन्हें लगा कि अनुशासन की कमी है जिसे बोर्डिंग स्कूल ठीक कर देगा। उन्होंने बच्चे की जो हालत थी उसे समझने की बजाय उसे ही घर से दूर भेज दिया। ये एक तरह का इमोशनल अबैंडनमेंट था। उस सीन को देखना आज भी मुश्किल लगता है। जब ईशान को पता चलता है कि उसे भेजा जा रहा है, उसकी आंखों का डर। हाँ,
और फिर बोर्डिंग स्कूल में उसका पूरी तरह से चुप हो जाना। जो बच्चा शरारती था, कल्पनाओं में खोया रहता था, अब वो एक खाली खोल जैसा हो गया है। उसने बात करना बंद कर दिया, हंसना बंद कर दिया, और सबसे बड़ी बात, उसने ड्राइंग करना भी छोड़ दिया। उसका चुप हो जाना सिर्फ उदासी नहीं थी, ये एक तरह का खामोश विद्रोह था। अच्छा। एक चीख थी जो कोई सुन नहीं रहा था। जब एक बच्चे को लगता है कि उसे कोई नहीं समझता, तो वो कम्युनिकेट करना ही बंद कर देता है। सही। उसने खुद को उस दुनिया से पूरी तरह काट लिया था जिसने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये फिल्म का सबसे अंधेरा हिस्सा है, और यहीं पर एक उम्मीद की किरण आती है। रामशंकर निकुंब सिर्फ एक आर्ट टीचर नहीं, बल्कि एक जादूगर। हाँ, एक जादूगर। उनका क्लास में आना ही एक ताज़ी हवा की झोंके जैसा था। जोकर की तरह एंट्री लेना, बच्चों के साथ गाना, नाचना। उन्होंने आते ही उस क्लासरूम का माहौल बदल दिया, जहां अब तक सिर्फ डर और अनुशासन का राज था। निकुंब का किरदार इसलिए इतना असरदार है क्योंकि वो एक टीचर से पहले एक ऑब्जर्वर है। हाँ। वो बाकी टीचर्स की तरह ईशान को पहले से तय किए गए खांचे में नहीं रखते। वो उसकी पुरानी कॉपियां देखते हैं, उसके लिखने के तरीके पर गौर करते हैं, और उसके डरे हुए चेहरे के पीछे की कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। वो पहले इंसान है जो उसकी समस्या को एक व्यवहार की समस्या नहीं, बल्कि एक सीखने की अक्षमता के रूप में देखते हैं। और फिर वो पल आता है जब निकुंब ईशान के पेरेंट्स से मिलने जाते हैं और उन्हें डिस्लेक्सिया के बारे में बताते हैं। हाँ। जिस तरह से वो उसे समझाते हैं वो कमाल का है। वो इसे किसी मेडिकल रिपोर्ट की तरह नहीं बताते, नहीं, वो इसे ईशान के नजरिए से दिखाते हैं। हाँ। वो बताते हैं कि ये कोई बीमारी या दिमागी कमजोरी नहीं है, बस दिमाग के काम करने का एक अलग तरीका है। ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि यहाँ एक बहुत जरूरी चीज होती है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग, हाँ। निकुंब ने ईशान पर लगे आलसी और नालायक के लेबल को हटाकर एक नया लेबल दिया, डिस्लेक्सिक। हाँ, ये एक साइंटिफिक टर्म था जिसने ईशान की हरकतों को एक वजह दी, और इसने उसके पिता को भी पहली बार ये सोचने पे मजबूर किया कि शायद गलती बच्चे में नहीं बल्कि उनके देखने के नजरिए में थी। लेकिन मेरे लिए जो सबसे शक्तिशाली पल था वो था जब निकुंब अपनी कहानी बताते हैं। हाँ। जब वो ईशान को बताते हैं कि बचपन में उन्हें भी यही परेशानी थी, कि वो भी अक्षरों को नहीं समझ पाते थे। उस एक पल में ईशान को पहली बार महसूस होता है कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है। उसे कोई ऐसा मिल गया है जो उसके दर्द को समझता है। बिल्कुल। वो कनेक्शन, वो सहानुभूति शायद दवा से भी ज्यादा जरूरी थी। बिल्कुल, सहानुभूति की ताकत यहीं दिखती है। निकुंब ने उसे सिर्फ एक डायग्नोसिस नहीं दिया, उन्होंने उसे उम्मीद दी। हाँ। उन्होंने ईशान को ये विश्वास दिलाया कि तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस अलग हो, और ये अलग होना तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत भी बन सकता है। सही। उन्होंने दुनिया के महान लोगों के उदाहरण दिए जो डिस्लेक्सिक थे, आइंस्टाइन, लियोनार्डो दा विंची, एडिसन। उन्होंने ईशान को एक नई पहचान दी, एक ऐसे क्लब का हिस्सा बनाया जिसमें जीनियस लोग शामिल थे। इसके बाद जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। निकुंब ईशान को पढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन उनका तरीका बिल्कुल अलग है। एकदम अलग। कोई दबाव नहीं, कोई डांट नहीं। वो रेत पर अक्षर लिखना सिखाते हैं, मिट्टी से अक्षर बनाते हैं, रंगों से उसे पढ़ना सिखाते हैं। मतलब वो पढ़ाई को एक खेल बना देते हैं। हाँ, एक खेल। यहाँ हम शिक्षण के एक बहुत ही गहरे सिद्धांत को काम करते हुए देखते हैं। निकुंब का मकसद सिर्फ ईशान को पढ़ना लिखना नहीं था। नहीं, उनका पहला लक्ष्य था उसके टूटे हुए आत्मविश्वास को जोड़ना। हाँ। वो जानते थे कि जब तक ईशान खुद को काबिल नहीं मानेगा, तब तक वो कुछ सीख नहीं पाएगा। इसलिए उन्होंने पहले उसके डर को दूर किया, उसे सुरक्षित महसूस कराया। सीखना तो उसके बाद अपने आप शुरू हो गया। और वो हुआ भी। हाँ, जब दबाव हटा और प्रोत्साहन मिला तो ईशान का दिमाग खुलने लगा। और इसका असर दिखता है। धीरे धीरे अक्षर उसके दोस्त बनने लगते हैं। हाँ। उसकी मुस्कान लौट आती है, उसकी आंखों में फिर से वो पुरानी चमक आ जाती है, और सबसे बड़ी बात, वो फिर से कैनवस और रंगों की तरफ लौट आता है। उसकी कला जो उसके अंदर कहीं दब गई थी, वो फिर से जिंदा हो जाती है। और ये हमें कला और रचनात्मकता के महत्व के बारे में भी बहुत कुछ सिखाता है ना। बिल्कुल। निकुंब ने आर्ट को सिर्फ एक हॉबी की तरह नहीं, बल्कि एक थेरेपी की तरह इस्तेमाल किया। ड्राइंग और पेंटिंग वो जरिया थे जिससे ईशान खुद को एक्सप्रेस कर सकता अपनी था, भावनाओं को बाहर निकाल सकता था। हाँ, वो उसकी आवाज थी। और फिर आता है फिल्म का क्लाइमैक्स, स्कूल की पेंटिंग प्रतियोगिता। ये सिर्फ एक कंपटीशन नहीं था। नहीं, एक उत्सव था। हाँ, एक उत्सव था जहाँ हर कोई अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहा था।
और उस प्रतियोगिता में जीतता है ईशान, उसकी पेंटिंग। कमाल की थी। हाँ, एक तालाब के किनारे बैठा एक बच्चा जो पानी में अपनी परछाई देख रहा है। वो जीत सिर्फ एक पेंटिंग की जीत नहीं थी, वो एक बच्चे के आत्मविश्वास की जीत थी। रही उस सिस्टम पर एक बच्चे की प्रतिभा की जीत थी जी। जो उसे लगभग खत्म ही कर चुका था। और जो दूसरा इनाम निकुंभ को मिलता है वो भी उतना ही सिंबॉलिक है। उनकी पेंटिंग जिसमें ईशान का हंसता हुआ चेहरा होता है, हाँ, ये दिखाता है कि एक टीचर के लिए उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि उसका छात्र होता है। निकुंभ ने ईशान को नहीं, ईशान ने निकुंभ को पूरा किया था। वो एक दूसरे के लिए तारे जमीन पर थे। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये फिल्म हमें ये नहीं सिखाती कि हर बच्चे को डिस्लेक्सिया होता है। नहीं, ये हमें सिखाती है कि हर बच्चा अपनी तरह से सीखता है, अपनी रफ्तार से बढ़ता है, और हमारा काम उन्हें एक जैसा बनाना नहीं है, बल्कि उनके अंदर जो छिपी अनोखी चमक है उसे पहचानना और उसे निखारना है। बिल्कुल। अंत में फिल्म की वो खूबसूरत लाइन याद आती है, दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। जरूर। ये फिल्म हमें अपने आसपास मौजूद ईशान जैसे बच्चों को पहचानने के लिए तो कहती ही है, लेकिन ये एक और गहरा सवाल भी उठाती है जो शायद थोड़ा असहज करने वाला है। अपनी जिंदगी में सफलता और व्यवस्था बनाए रखने की दौड़ में हम कितनी बार अनजाने में ही वो माता पिता या वो शिक्षक बन जाते हैं जो किसी की अनोखी प्रतिभा को देखने में असमर्थ रहते हैं। फिल्म में ईशान को एक निकुंभ मिल गया, लेकिन असल दुनिया में कितने ईशान आज भी अपने निकुंभ का इंतजार कर रहे हैं।